मेरे को एक बार नेस्ट का थर्मोस्टेट लेना था और मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं लूँ या नहीं। तो मैंने मेरे 4 डिफरेंट फ्रेंड्स को फ़ोन किया जिनके पास ऑलरेडी ये थर्मोस्टेट है और उनका ओपिनियन जाना कि मेरे को ये लेना चाहिए, क्या ये यूज़फुल है कि नहीं। और 4 में से 3 लोगों ने बोला हाँ ले लो, चौथे ने बोला नहीं ये वेस्ट ऑफ मनी है। तो मैंने सिंपली क्या किया, जो मेजोरिटी वोट था कि 4 में से 3 ने बोला ले लो, तो मैंने वो डिसीजन रख के मैंने ले लिया। तो हम अपनी लाइफ में कई बार ऐसा करते हैं कि कुछ कुछ डिसीजन मेकिंग के लिए मल्टीपल लोगों के साथ एडवाइस लेते हैं और जिसमें से मेजॉरिटी लोग जो बोल रहे हैं ना वो करते हैं। मशीन लर्निंग वर्ल्ड में भी एनसेम्बल लर्निंग करके एक कॉन्सेप्ट आता है जिसमें हम सेम चीज़ करते हैं। किसी चीज़ का अगर क्लासिफिकेशन करना है या तो फिर रिग्रेशन की प्रॉब्लम है तो एक मॉडल ट्रेन करने की बजाय मल्टीपल मॉडल ट्रेन करते हैं और उनके जो रिजल्ट आते हैं समहाउ उनको कंबाइन करते हैं तो हमें ओवरऑल बेटर रिजल्ट मिलता है। मेरे थर्मोस्टेट के एग्जांपल में मैंने मेरे सिर्फ एक फ्रेंड को कॉल करके उसका ओपिनियन क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक फ्रेंड का ओपिनियन बायस्ड हो सकता है और मेरे को ज़्यादा गुड क्वालिटी डिसीजन ना मिले। सिमिलरली मशीन लर्निंग वर्ल्ड में अगर एक ही मॉडल है और उस पर पूरा डेटा सेट आपने ट्रेन किया है तो ये हो सकता है, ज़रूरी नहीं है लेकिन ये हो सकता है कि वो मॉडल ओवरफिट हो, उसमें थोड़ा वेरिएंस ज़्यादा हो। अगर आपको ओवरफिटिंग, वेरिएंस ये सब पता नहीं है ना तो मेरा एक वीडियो है, आप ज़रूर देख लीजिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो वो वीडियो आप इस वीडियो से पहले ज़रूर देखिए। लेकिन ओवरफिटिंग और हाई वेरिएंस को टैकल करने का एक अच्छा तरीका है और वो है एनसेम्बल लर्निंग। तो एनसेम्बल लर्निंग मतलब मल्टीपल मॉडल को ट्रेन किया, उसके जो बाद में प्रेडिक्शन करते टाइम जो भी रिजल्ट आते हैं वो आप मल्टीपल मॉडल को प्रेडिक्ट करने को बोलो और रिजल्ट को आप एग्रीगेट करो। और बैगिंग और बूस्टिंग ये 2 अलग अलग टेक्निक है, मतलब सिमिलर है लेकिन ये 2 मेन टेक्निक है एनसेम्बल लर्निंग में। इस वीडियो में हम बैगिंग के बारे में बात करेंगे और पाइथन का कोड भी लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। मान लो ये डेटा सेट है आपका जिसमें 100 सैंपल्स है और आपको मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करना है। अगर आप सारे सैंपल्स पे ट्रेन करोगे तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपका मॉडल ओवरफिट हो। ओवरफिटिंग की अगेन हमने बात दूसरे वीडियो में की है तो आप देख लीजिए, लेकिन यूजुअली ओवरफिटिंग होता है तो हाई वेरिएंस आता है और ये अच्छा नहीं है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि 100 में से 70 सैंपल लेके एक छोटा डेटा सेट बना ले और ये सैम्पलिंग करते समय हमने रीसैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट यूज किया। अब रीसैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट क्या होता है हम वो देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं ये बता देता हूं कि 100 के 100 सैंपल को हम पूरे मॉडल पे इसलिए ट्रेन नहीं करते, नहीं तो क्योंकि ये वाला जो प्रॉब्लम है ना ओवरफिटिंग का हो सकता है, इसीलिए हम थोड़े सैंपल देते हैं और उस पे एक मॉडल को ट्रेन करते हैं। तो पहले सबसे पहले ये रीसैम्पलिंग की जो टेक्निक है, रीसैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, वो समझते हैं। मान लो कि आपके पास 10 सैंपल्स है, डेटा सैंपल, और आपको रीसैम्पलिंग करके एक छोटा डेटा सेट बनाना है 4 सैंपल का। तो रीसैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट में होता ये है कि सबसे पहले आप कोई रैंडमली सैंपल पिक करो, लेट्स से पॉइंट नंबर 4। उसके बाद में जब दूसरा सैंपल पिक करते हो तो फिर से आप पहले कौन सा पिकअप किया वो ध्यान में रखे बिना ही फिर से ट्रूली रैंडम एक पिक कर दो। तो चलो 8 आ गया, तीसरी बार फिर से रैंडमली पिक करो। तो ये हो सकता है कि सेम सैंपल दूसरी बार आए। देखो 4 ये दूसरी बार आ गया। तो इसी को बोलते हैं रीसैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। मतलब हर एक बार जब मैं रैंडमली पिक करता हूँ सैंपल को तो पूरे डेटा सेट में से कोई भी मैं पिक कर सकता हूँ, मेरा एग्जिस्टिंग सैंपल क्या है उसको ध्यान में रखे बिना ही। तो इसी को बोलते हैं रीसैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। तो आपने 100 में से एक 70 सैंपल का एक छोटा डेटा सेट बना दिया। उसके बाद में आप फिर से रैंडमली रीसैम्पलिंग करो। तो अब रैंडमली रीसैम्पलिंग में 4 नंबर है वो सेम डेटा सेट में 2 बार भी आ सकता है और सेम 4 नंबर यहाँ पे भी आ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नंबर हमारे इस सैंपल में ना भी आए। तो ये ट्रूली रैंडम रीसैम्पलिंग है विथ रिप्लेसमेंट। तो हम ऐसा करते करते छोटे छोटे n नंबर ऑफ डेटा सेट क्रिएट करते हैं। मैंने यहाँ पे 3 डेटा सेट क्रिएट किए हैं, लेकिन आप ये हाइपर पैरामीटर है, आप n नंबर ऑफ मॉडल
और डेटा सेट क्रिएट कर सकते हो, और n जो है वो टोटल सैंपल से कम होना चाहिए। उसके बाद में आप हर एक डेटा सेट पे अपना मॉडल ट्रेन करो। जैसे ये मॉडल है कि भैया पर्सन इंश्योरेंस बाय करेगा कि नहीं करेगा, तो ये एक क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है। उसके लिए मान लो आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन पिक किया, तो आप सेम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को 3 बार अलग अलग, मतलब एक्चुअली आप 3 मॉडल क्रिएट करोगे। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के ही मॉडल M1 M2 M3 है, और हर एक मॉडल को इंडिविजुअल डेटा सेट पे आपने ट्रेन किया है। उसके बाद में जब प्रेडिक्शन की बात आती है, तो आप तीनों मॉडल में पैरेलली प्रेडिक्शन को चलाओ, अपना इन्फ्रेंस चलाओ, और चलो M1 और M3 ने बोला कि पर्सन इंश्योरेंस बाय करेगा, मतलब उसका आउटपुट आया 1, M2 का आउटपुट आया 0। अब आप सिंपली मेजोरिटी वोट ले लो, तो मेजोरिटी वोट है 1, तो आपका फाइनल डिसीजन हो गया 1। तो यही है बैगिंग टेक्निक। बैगिंग टेक्निक में आपने अलग अलग बैग क्रिएट की। ये जो डेटा सैंपल्स है ये छोटा सा, उसको हम बोलते हैं एक बैग हो गई तुम्हारे डेटा सैंपल की। और उस पर जब आप ये मॉडल ट्रेन करते हो, तो ये मॉडल है ना, इसको बोलते हैं वीक लर्नर। मतलब आपने पूरे सैंपल्स पे ये ट्रेन नहीं किया, सबसेट पे ट्रेन किया, इसीलिए आप उसको बोलते हैं वीक लर्नर। और ऐसे ऐसे वीक लर्नर के इंडिविजुअल प्रेडिक्शन को एग्रीगेट करके जो आप रिजल्ट लाते हो, वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है। उसमें वेरिएंस कम होता है, ओवरफिटिंग नहीं होता है। ये तो मैंने क्लासिफिकेशन की बात की। सेम टेक्निक आप रिग्रेशन में भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे हाउसिंग प्राइस प्रेडिक्शन। तो सेम तीनों मॉडल आपको बताएंगे कि आपकी हाउस की प्राइस क्या है आपके फीचर के बेसिस पे, और उस प्राइसेस की आप एवरेज लेते हो। तो ये 3 नंबर की एवरेज जो आ गई वो 520 की है। इस टेक्निक को बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन बोलते हैं। तो हमने ये जो सैम्पलिंग किया, सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, तो इसको बोलते हैं बूटस्ट्रैप। और बाद में मॉडल को ट्रेन करके जो रिजल्ट को एग्रीगेट किया, उसको बोलते हैं एग्रीगेशन। तो इसीलिए बैगिंग जो टेक्निक है उसको बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन भी बोलते हैं। अब जो रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम है वो एक बैगिंग टेक्निक है, लेकिन उसमें एक डिफरेंस ये है कि हम डेटा सेट को तो सैंपल करते हैं, साथ साथ में फीचर्स को भी सैंपल करते हैं। अगेन हमारा हाउसिंग प्राइस प्रेडिक्शन का एग्जांपल ले लो, जिसमें फीचर्स कौन से है, टाउन, एरिया, बेडरूम, ये सब फीचर है, और तुम्हारा टारगेट वेरिएबल है प्राइस, जो ग्रीन कॉलम है। तो रैंडम फॉरेस्ट में हम करते ये है कि हम सब सैंपल्स तो लेते ही है, लेकिन हम फीचर्स को भी सैंपल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस डेटा सेट में मैंने एरिया, स्कूल रेटिंग और बेसमेंट को ही इंक्लूड किया। मैंने जो प्लॉट है, बेडरूम्स है, ये कुछ कुछ फीचर्स मैंने ड्रॉप किए। दूसरे डेटा सेट में आप दूसरे फीचर्स को सैंपल करते हो, और वो भी रैंडम। तो देखो यहाँ पे बाथरूम, प्लॉट, स्कूल रेटिंग आया, यहाँ पे एरिया नहीं है। तो ऐसा कर करके आप n नंबर ऑफ स्मॉल डेटा सेट क्रिएट कर सकते हो, और हर एक डेटा सेट में फीचर्स भी आप पूरे नहीं लोगे, सबसेट ऑफ फीचर्स लोगे। उसकी जनरली गाइडलाइन ये होती है कि आप अगर m फीचर्स है तो स्क्वायर रूट ऑफ m फीचर ले लो, या तो फिर अपने हिसाब से रैंडम ट्रायल एंड एरर करके डिसाइड कर दो। और उसके बाद में हर एक सब डेटा सेट पे आप डिसीजन ट्री को ट्रेन करते हो, और डिसीजन ट्री का जो भी रिजल्ट आता है उसको आप एवरेज करते हो। मैंने यहाँ पे डिसीजन ट्री रिग्रेशन यूज़ करता है। ये रिग्रेशन की प्रॉब्लम है, लेकिन क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम में भी सेम अप्रोच आता है। कहने का पॉइंट एकदम सिंपल है कि रैंडम फॉरेस्ट एक बैगिंग टेक्निक है, जिसमें हम डेटा पॉइंट्स है उसको तो रीसैंपल करते हैं, साथ साथ में जो फीचर्स है, मतलब जो कॉलम्स है, उसको भी हम सैम्पलिंग करते हैं। अब एक टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं, बैगिंग और बैग ट्री में क्या डिफरेंस है। तो बैगिंग मतलब अंडरलाइंग मॉडल जो आप ट्रेन कर रहे हो वो कुछ भी हो सकता है, SVM के नियरेस्ट नेबर, लॉजिस्टिक। जबकि बैग ट्री में जो हर एक इंडिविजुअल मॉडल होता है वो हमेशा ट्री होता है। तो आई होप आपको थियरी पता चल चुकी होगी। अब हम sklearn में, पाइथन में कुछ कोड लिखेंगे। कोडिंग के लिए हम ये पीमा इंडियन डायबिटीज़ डेटा सेट यूज़ करेंगे। मैंने केगल पर से डाउनलोड कर दी है फाइल, और अगर फाइल देखो तो कुछ ऐसी दिखती है।
जहाँ पे फीचर्स है प्रेगनेंसीज, ग्लूकोज लेवल, ब्लड प्रेशर, और इन सब फैक्टर के बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि पर्सन को डायबिटीज़ है कि नहीं। तो ये सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं पर्सन को डायबिटीज़ होता है कि नहीं। जैसे एज जैसे बढ़ती है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और इसी के बेसिस पे हम एक मशीन लर्निंग मॉडल अभी बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे मैंने नोटबुक क्रिएट कर दी है, और मैंने डेटा सेट को यहाँ पे लोड कर दिया डेटा फ्रेम में। डेटा फ्रेम कुछ ऐसी दिख रही है। अब मैं बेसिक एनालिसिस करूँगा इस डेटाबेस पे। जैसे पहले तो मैं हमेशा देखता हूँ कि कोई नल कॉलम है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि चलो कोई भी नल कॉलम नहीं है। अब मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ डेटा सेट को। मैं डिस्क्राइब का यूज़ इसलिए करता हूँ ताकि मेरे को मिन मैक्स स्टैंडर्ड डेविएशन, कोई आउटलायर का सिनारियो है कि नहीं पता चल जाए। तो मिन मैक्स, ये देखो कि प्रेगनेंसी 0-17, ठीक है 17 थोड़ा आउटलायर जैसा लगता है, लेकिन कई बार रियलिटी में होता है कि पर्सन की इतनी प्रेगनेंसी हुई हो। दूसरी वैल्यूज़ मेरे को नॉर्मली लग रही है, तो मैं ज़्यादा वरी नहीं करूँगा आउटलायर रिमूवल का यहाँ पे। और मैं एक बार देख लेता हूँ कि डेटा सेट बैलेंस्ड है कि नहीं। तो जो आउटकम है मेरा कि पर्सन को डायबिटीज़ है कि नहीं, तो उसका मैं वैल्यू काउंट्स प्रिंट करूँगा तो पता चल जाएगा। तो इस डेटा सेट में 500 लोग हैं जिनका डायबिटीज़ नहीं है, 268 डायबिटीज़ वाले हैं। तो रेशियो ओवरऑल देखे तो 0.53 ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इम्बैलेंस है, लेकिन उतना भी बैड इम्बैलेंस नहीं है। यूजुअली कब लाइक 100-1 या तो फिर 10-1 या 2-3 ऐसा कुछ रेशियो हो ना, तो लगता है कि चलो इम्बैलेंस है। तो यहाँ पे मैं ऐसा कंक्लूड करूँगा कि कोई ज़्यादा इम्बैलेंस नहीं है, और उसके बेसिस पे मैं सीधा अपना मॉडल की ट्रेनिंग कराऊँगा। तो हम एक्स और वाई क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो एक्स मेरा हो गया x इक्वल टू डी एफ डॉट ड्रॉप। मेरी ये डेटा फ्रेम में ये सारे फीचर्स है, और सिर्फ आउटकम जो है ना वो मेरा टारगेट वेरिएबल है। तो आउटकम को यहाँ से मैं ड्रॉप कर देता हूँ, और एक्सिस को बोल देते हैं कॉलम्स, और जो y है वो डी एफ डॉट आउटकम। तो मेरा x और y हो गया। अब मैं स्केलिंग करूँगा, ताकि जनरली मैं प्रेफर करता हूँ वैल्यूज़ को स्केल करूँ। वैसे तो स्केल का इतना बड़ा इशू नहीं है, आई थिंक स्केल नहीं करोगे तो भी चलेगा। लेकिन जैसे ये है राइट, मिन 0-17 और इसमें मिन 0-199, तो स्केलिंग करने से थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो चलो भैया स्केलिंग कर लेते हैं थोड़ा। और स्केलिंग करने के लिए हम ऐसे स्टैंडर्ड स्केलर डिफाइन करते हैं, और बाद में बोलते हैं स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म। ये करने से ये जो स्केल डेटा सेट है उसको रिटर्न करेगा। और अगर आप उसको देख लो, ये नंपाई की अरे आती है। तो मैंने पहले 3 एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट कर दिए हैं। तो देखा, मिन मैक्स स्केलर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड स्केलर यूज़ किया है। अब अपना यूजुअल जो हम करते ही रहते हैं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ये तो आपको है ना मसल मेमोरी में होना चाहिए कि भैया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करो, अपने डेटा सेट को डिवाइड करो y, ओके, और इसका आउटपुट आएगा ये। अब क्योंकि थोड़ा इम्बैलेंस है, मैं क्या करूँगा कि स्ट्रेटिफाई करके एक आर्ग्यूमेंट आती है इस फंक्शन में। तो ये क्या करता है कि स्ट्रेटिफाई इक्वल टू वाई। तो y आपका है आउटकम, ठीक है, आउटकम में वैल्यू है 0-1। तो ये मेक श्योर करेगा कि आपके ट्रेन और टेस्ट में प्रॉपर बैलेंस हो, डायबिटीज़ आउटकम जो 1 है और 0 है उसका बैलेंस हो। नहीं तो क्या होगा, सिर्फ ट्रेन में सारे डायबिटीज़ 0 वाले अगर आ गए तो मॉडल अपना ठीक से ट्रेन नहीं होगा। और मैं थोड़ी प्रेडिक्टेबिलिटी के लिए रैंडम स्टेट यहाँ पे कुछ 10-20 आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी नंबर दे सकते हो। लेकिन ये करने से जब आप मल्टीपल टाइम इसको एग्जीक्यूट करोगे
तो वो एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन और ये सब जो डेटा सेट है वो सेम क्रिएट करेगा। थोड़ा शेप वेप देख लेते हैं। देखो इसमें 576 सैंपल है, इसके अंदर 192 है, ठीक है। वाई ट्रेन का वैल्यू काउंट कर देता हूँ। देखो थोड़ा आप देखो ना, तो स्प्लिट बरोबर किया है, वो जो रेशियो है 0.536 पहले भी यही था, ओके। तो मेरा एक्स ट्रेन वाई ट्रेन वगैरह ठीक आ गया है। अब मैं मॉडल ट्रेनिंग करूँगा सिर्फ स्टैंड अलोन क्लासीफायर का यूज़ करके। अब बैगिंग मेथड है ना, जो डिसीजन ट्री जैसे इनस्टेबल क्लासीफायर होते हैं उसमें वो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। इसीलिए मैं अभी डिसीजन ट्री का यूज़ करके एक स्टैंड अलोन मॉडल ट्रेन करूँगा और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि बैगिंग का यूज़ करने से क्या फ़ायदा होता है। मैं थोड़ा फेयर रहने के लिए मैं क्या करता हूँ, क्रॉस वैलिडेशन स्कोर का यूज़ करता हूँ, ताकि थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिले। तो डिसीजन ट्री क्लासीफायर यहाँ पे है, वो यहाँ पे आ जाएगा। और आपने मेरा क्रॉस वैलिडेशन का ट्यूटोरियल देखा होगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये क्या करेगा। ये क्लासीफायर लेगा, बाद में एक्स और वाई को 5 फोल्ड में डिवाइड करेगा और वो 5 बार ट्रेनिंग करेगा, अलग अलग डेटा सेट के साथ। तो उसके 5 बार की ट्रेनिंग के जो स्कोर्स है ना, इसमें आ जाएंगे। तो देखो एक्यूरेसी है ना, इतनी आई आपको। मैं मीन स्कोर्स डॉट मीन ओवरऑल क्लोज टू 72% हमारी एक्यूरेसी आती है। अब हमें बैगिंग का यूज़ करना है। तो बैगिंग में ये करता है कि गूगल भाई जो है ना अपने दोस्त, उसको पूछ लेते हैं कि बैगिंग क्लासीफायर। तो एसक्यूएल में बैगिंग क्लासीफायर ये है, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन है। तो देख लेते हैं कि भैया करना क्या है। अच्छा, ये हमें इंपोर्ट करना है। देखो कॉपी पेस्ट की कला आपको आनी चाहिए। और बैगिंग क्लासीफायर को हम इनिशियलाइज करते हैं कुछ, चलो इसको मैं बोलता हूँ बैग मॉडल, और कुछ कुछ पैरामीटर के साथ इनिशियलाइज करते हैं। कौन से पैरामीटर? पहला होता है बेस एस्टिमेटर। और जो बेस एस्टिमेटर होता है वो मतलब आपको कौन सा एस्टिमेटर चाहिए। तो डिसीजन ट्री, आप सपोर्ट वेक्टर मशीन, के नियरेस्ट नेबर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं डिसीजन ट्री यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने स्टैंड अलोन डिसीजन ट्री यहाँ पे ट्रेन किया। अब इसका स्कोर मैं कंपेयर करता हूँ बैगिंग का यूज़ करके। मैं नंबर ऑफ एस्टिमेटर को बोलता हूँ चलो 100। मतलब हमने थियरी में देखा कि हम कितने सबसेट क्रिएट करते हैं, तो मैं 100 मॉडल क्रिएट कर रहा हूँ। आपको समझ में आया होगा कि मेरा जो प्रेजेंटेशन था इसके अंदर मैंने, पता है ना, मैंने मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3 क्रिएट किया था। यहाँ पे मैं 100 ऐसे मॉडल क्रिएट कर रहा हूँ। और हर एक मॉडल को कितने सैंपल जाएंगे, यहाँ पे देखो 70 है ना, तो यहाँ पे आप बोलोगे मैक्स सैंपल्स इज इक्वल टू 0.8। मतलब 80% जो मेरा डेटा है एक्स ट्रेन, उसके 80% सैंपल जाने चाहिए, ओके। और रैंडम स्टेट वो अगेन प्रेडिक्टेबिलिटी के लिए है। मैं ये भी करूँगा, एक दूसरा पैरामीटर है ओबीबी स्कोर इज इक्वल टू ट्रू। ये ओबीबी स्कोर क्या है मैं आपको समझाता हूँ, पहले ये मॉडल ट्रेन कर देते हैं। अब ये बैगिंग क्लासिफायर डिफाइन करने के बाद सिंपल मॉडल के जैसा ही वर्क होता है। एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, ये फिट हो गया, ठीक है। ओके, कुछ तो एरर आ गई। ओ बी बी स्कोर, ओ एक्चुअली ओ ओ बी स्कोर, देखा ये ट्रेन हो गया। अब मैं ओ ओ बी स्कोर समझाता हूँ। ओ ओ बी स्कोर ट्रू करने से ये होगा कि वो एक एक स्कोर प्रिंट करेगा, ये वाला। पहले स्कोर प्रिंट कर लेते हैं। देखो इसका स्कोर आया 75%। अब 75% है क्या? यहां पे आप जब
सबसेट क्रिएट करते हो तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट यूज कर रहे हो, ओरिजिनल 100 सैंपल में से कुछ सैंपल्स ऐसे होंगे जो एक भी सबसेट में बिलोंग नहीं करेंगे। बाय थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी सर्टेन परसेंटेज इतना होगा कि मान लो कि 100 में से 20 नंबर्स ऐसे हैं जो इसमें से एक भी सबसेट में प्रेजेंट नहीं है। उस 20 सैंपल को आप ये मॉडल ट्रेन करने के बाद एज अ टेस्ट डेटा सेट यूज कर सकते हो और ये मॉडल की एक्यूरेसी टेस्ट आप टेस्ट कर सकते हो। तो समझे, आपके 100 सैंपल में से अगर 20 सैंपल ऐसे है जो एक भी सबसेट में नहीं आए, उसका मतलब ये है, उसको बोलते हैं आउट ऑफ बैग सैंपल्स। यू नो OOB का मतलब क्या हुआ, देखो, आउट ऑफ बैग। आउट ऑफ बैग का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, आउट ऑफ बैग बोले तो OOB। तो वो अगर 20 सैंपल एक भी बैग में नहीं है तो उस 20 सैंपल को आप इन तीनों मॉडल से प्रेडिक्शन करवाओ, बाद में एवरेज लो और उसको एज अ टेस्ट डेटा सेट आप ट्रीट कर सकते हो, तो वो आपका स्कोर आएगा। आइडियली तो क्या होता है कि पहले आपका एक डेटा सेट होता है, उसमें से आप एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट स्प्लिट करते हो। तो ये जो 100 का सैंपल आया ना, आप समझ लो वो एक्स ट्रेन है, क्योंकि आपका एक्स टेस्ट तो है ना वो अलग होता है। इस एक्स ट्रेन पे आप ये सब करते हो और आउट ऑफ बैग जो स्कोर है वो देखो यहाँ पे प्रिंट होता है। आपने देखा कि यहाँ पे मैंने कोई प्रेडिक्शन या स्कोर मेथड नहीं करवाया, फिट करते टाइम ही जो आउट ऑफ बैग सैंपल्स थे उसके ऊपर इसने स्कोर कंप्यूट कर लिया। तो हमें अभी फीलिंग आ रही है कि कुछ इतना स्कोर आ सकता है या तो फिर बेटर। अब हम एक्चुअल स्कोर करेंगे, तो एक्स टेस्ट वाई टेस्ट को चला के हम देख लेते हैं कि कितना स्कोर आता है। देखो, मतलब ये डिफरेंट भी आ सकता है ये दोनों स्कोर, बट ओवरऑल 77% आया। जब मैंने सिंगल मॉडल ट्रेन किया था तो 72% आया था। अब मैंने है ना ये मैंने गलती नहीं, मतलब मैंने दिखाने के लिए सिर्फ एक टेस्ट पे ही किया है। मेरे को एक्चुअली क्रॉस वैलिडेशन यूज करना है, तो मैं क्या करता हूँ, फिर से वही सेम बैगिंग क्लासिफायर, सेम कॉपी पेस्ट है यार, इसका कॉपी पेस्ट करके फिर से बैग सैंपल क्रिएट किया और यहाँ पे मैं क्रॉस वेल स्कोर यूज करता हूँ, जिसमें बैग मॉडल एक्स वाई और क्रॉस फोल्ड है मैं 5 यूज करता हूँ, और स्कोर्स जो आते हैं वो यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। और स्कोर्स का अगर मैं मीन देखूँ, देखा 75% आता है। तो डिसीजन ट्री थोड़ा इनस्टेबल क्लासिफायर है, तो आप उसको स्टैंड अलोन ट्रेन करोगे तो 72% आया। उसको जब बैगिंग का यूज़ किया तो 3% हमारी एक्यूरेसी बढ़ी। अब मैंने रैंडम फॉरेस्ट की भी बात की। रैंडम फॉरेस्ट में सिर्फ डेटा रो को सैंपल नहीं करते, उसके साथ साथ में फीचर को भी सैंपल करते हैं। तो मैं एक रैंडम फॉरेस्ट का यहाँ पे क्लासिफायर क्रिएट कर देता हूँ और क्रॉस वैलिडेशन स्कोर है मैं उस पर चलाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला आएगा आर्ग्यूमेंट आपका क्लासिफायर ये, उसके बाद में आएगा एक्स वाई, उसके बाद में आएगा आपको कितने वैलिडेशन सेट रन करवाने हैं। अगर आपको क्रॉस वैलिडेशन स्कोर का आइडिया नहीं है तो मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। यहाँ पे ऐसा करता हूँ, एन एस्टिमेटर्स जो है मैं 50 डालता हूँ। ये दोस्तों ये ट्रायल एरर वाली बात है, कोई मेरे को ऐसा सपना नहीं है, ड्रीम नहीं है कि मेरे को 50 करना चाहिए, थोड़ा ट्रायल एरर मैंने किया था, ओके। तो यहाँ पे मैं स्कोर्स को स्टोर करके स्कोर्स डॉट मीन करूँगा, तो रैंडम फॉरेस्ट का एक्यूरेसी थोड़ा स्लाइटली बेटर आता है, क्योंकि रैंडम फॉरेस्ट काफ़ी रबस्ट क्लासिफायर है। वो अंडरनीथ बैगिंग को ही यूज़ करता है, लेकिन बैगिंग के साथ साथ वो फीचर को भी सैंपल करता है। दोस्तों मेन ट्यूटोरियल में तो यही था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अभी आ गया है और वो आपको पता है वो है एक्सरसाइज। मैंने ये लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में ली है, आप इसको पढ़िए और आप ये एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज खुद ट्राई करने के बाद ही आप सॉल्यूशन लिंक देखिए। अच्छा स्टूडेंट होता है ना, वो खुद ट्राई करता है, बाद में ही सॉल्यूशन लिंक को क्रिएट करता है, क्योंकि सॉल्यूशन लिंक अगर आप
बिना ट्राई करे अगर क्लिक किया ना तो आपके कंप्यूटर को बुखार आ जाएगा। तो मेक श्योर करो कि आपने जो भी फंडे आज सीखे उसका यूज़ करके ये एक्सरसाइज आपको करो। यार सब फ्री लर्निंग है, आपको मैंने एक्सरसाइज का CSV फाइल दे दिया है, मैंने ट्यूटोरियल पढ़ा है, सब फ्री तो है यार, थोड़ा तो अफोर्ड मार लो। तो कोडिंग कैसी चीज़ है पता है, स्विमिंग जैसी। स्विमिंग का वीडियो देखोगे ना, स्विमिंग नहीं आएंगी। कोडिंग का भी ऐसा है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप थम्स अप कीजिए, आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में पोस्ट कीजिए।